यस, गुड इवनिंग। तो चलिए अभी हम लोग क्या करते हैं, एक नया क्लास को शुरू करते हैं, तुगलक वंश। और आप लोगों को पता है कि हम लोग जो है दिल्ली डायनेस्टी पढ़ रहे हैं। ओके, तो इससे पहले क्या किए थे, इससे पहले जो है हम लोग 2 वंश को हम लोग देख चुके थे। 2 डायनेस्टी हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके थे। कौन कौन सा? पहला क्या था? पहला था हम लोग का गुलाम वंश और दूसरा था हम लोग का खिलजी वंश। ये 2 वंश कंप्लीट हो चुका था। तीसरा वंश क्या है? तीसरा वंश है हम लोग का तुगलक वंश। बात क्लियर है? जल्दी चाहिए, शुरू करेंगे। तो चलिए पहले आप लोगों को पूछा जाएगा कि बताइए इन लोग का जो है कार्यकाल कब से कब तक था। ठीक है, इन लोग का लगभग जो है अगर देखा जाए तो 100 साल तक था, लगभग अगर देखा जाए। ऐसे अगर एक्यूरेट देखा जाए तो 94 साल हुआ होगा। ओके, 94 साल था। तो चलिए हम आप लोगों को कल बता चुके थे, ओके, कि तुगलक वंश का संस्थापक का नाम क्या था? इसका नाम था गाजी मलिक। क्या नाम था? गाजी मलिक। यानी कि ये तो उसका नाम था, लेकिन ओरिजिनल नाम क्या हो जाएगा? इसे किस नाम से जाना जाता है? इसको जो है जाना जाता है गयासुद्दीन तुगलक के नाम से जाना जाता है। यहाँ तक बात क्लियर है? तो अगर आप लोग पूछे कि बताइए संस्थापक कौन है, तो क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक इसका जो है संस्थापक का नाम था। यहाँ तक बात के लिए सबको? अब चलिए देखिए यहाँ से क्या इंपॉर्टेंस बनता है। तुगलक वंश से क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, अब हम लोग देखते हैं। तो देखिए तुगलक वंश में अगर कुछ अच्छा काम हुआ था तो वो जो है नहर का निर्माण में हुआ था। किसका निर्माण हुआ था? नहर। और आप लोग को पता है नहर क्या होता है, जैसे कि अभी आप लोग जानते हैं केनेल वेनेल आप लोग देखे होंगे। ओके, इसके माध्यम से क्या होता है? इसके माध्यम से जो है नहरों के माध्यम से क्या होता है, जो खेत खलिहान जो होते हैं उसमें पानी भेजा जाता है ताकि सिंचाई व्यवस्था पूरी उसको अच्छी तरह से किया जा सके। ओके, तो अगर पूछा जाए कि सबसे पहले जो है नहर व्यवस्था का सर्वप्रथम प्रारंभ कौन किया था, तो क्या कहेंगे? तो हम कहेंगे गयासुद्दीन तुगलक कहेंगे। ध्यान से देखिए, यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, आप लोग कन्फ्यूजन होइएगा। ठीक है, इसे ध्यान से सुनिएगा। आपको अगर क्वेश्चन में पूछे कि बताइए किसके समय, ठीक है, किसके समय जो है नहर का जो बारे में बात होता है, ठीक है, नहर जो है सर्वप्रथम किसके कार्यकाल में शुरू हुआ था? नहर निर्माण सबसे पहले किसके काल में शुरू हुआ था? गयासुद्दीन तुगलक। लेकिन अगर आप लोग को पूछा जाए कि सबसे अधिक जो है नहर निर्माण किसके कार्यकाल में शुरू हुआ, तो हम लोग बोलेंगे कि भाई वो है फिरोज शाह तुगलक। पढ़ेंगे, इसके बाद पढ़ेंगे, इसी डायनेस्टी का ही है वो। ओके, उसी डायनेस्टी का। पहले गयासुद्दीन तुगलक पढ़ेंगे, फिर मोहम्मद बिन तुगलक पढ़ेंगे, फिर उसके बाद क्या पढ़ेंगे? उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फिरोज शाह तुगलक के बारे में पढ़ेंगे, तब बताएंगे हम आप लोग को। लेकिन अगर पूछा जाए कि नहर निर्माण का सर्वप्रथम खोज या फिर सर्वप्रथम किसके कार्यकाल से शुरू हुआ, तो हम लोग क्या कहेंगे? तो हम लोग कहेंगे कि गयासुद्दीन तुगलक के कार्यकाल के समय क्या हो गया था? नहर निर्माण सर्वप्रथम की गई थी। ओके, तो क्या होगा यहाँ पर लिखेंगे सर्वप्रथम नहर निर्माण कार्य। नहर निर्माण से क्या होता है? सिंचाई व्यवस्था होती है। ठीक है, यहाँ से शुरू होता है सर्वप्रथम नहर निर्माण कार्य। कहाँ से शुरू होता है? किसके कार्यकाल से शुरू होता है? गयासुद्दीन तुगलक। बात क्लियर हो चुका है यहाँ तक? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को एकदम याद रखना है। ओके, अब क्या है? अब देखिए क्या होता है। अब ये होता है कि देखिए जो भी पहला राजा होता है, कोई भी डायनेस्टी का पहला राजा होता है, वो इतना जो है इंपॉर्टेंट काम नहीं कर पाता है। ओके, क्योंकि उसको जो है अपना जो राज्य होता है उसको विस्तृत करने में उसको समय लग जाता है, इसलिए वो जो है ज़्यादा अपने राज्य पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाता। ओके, तो क्या होता है इसके बाद ये जो गयासुद्दीन तुगलक है, ये क्या करता है? ये जो है जोना खान को, ठीक है, किसको? गयासुद्दीन तुगलक जो है जोना खान, कौन नाम है याद रखिएगा? जोना खान, जिसका बारे में हम लोग पढ़ेंगे बाद में। इसी का नाम क्या है? मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक इसी का नाम है। जोना खान का नाम ही है मोहम्मद बिन तुगलक। ओके, तो जोना खान को जो है, ठीक है, तेलंगाना भेजता है। अभी का तेलंगाना,
ठीक है, अभी का तेलंगाना जो है विजय अभियान पर भेजता है। किसको किसको भेजता है? जोना खान को भेजता है। बात क्लियर? ध्यान से देखिए क्या बोला जा रहा है। गयासुद्दीन तुगलक तो सबसे पहला राजा थे। फिर क्या हो गया, इनके कार्यकाल में सर्वप्रथम नहर निर्माण कार्य शुरू हुआ। फिर क्या करता है, ये जो है तेलंगाना अभियान के लिए क्या होता है, तेलंगाना अभियान के लिए किसको भेजता है? जोना खान को भेजता है, यानी कि किसको? मोहम्मद बिन तुगलक को भेजता है। जहाँ मोहम्मद बिन तुगलक क्या होता है, सफल हो जाता है, यानी कि वो जो है अपने अभियान में क्या होता है, सफल हो जाता है। बात क्लियर हो गया यहाँ तक? तो यहाँ तक लिखिए। तो हम लोग किसको बारे में पढ़ लिए? हम लोग जो है गयासुद्दीन तुगलक के बारे में पढ़ लिए। तो गयासुद्दीन तुगलक के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। ये क्या कहेंगे, इसे हम लोग कहते हैं संस्थापक। और किसका संस्थापक? तुगलक वंश का संस्थापक कहते हैं। बात क्लियर है? कब से कब तक? 1320 से 1414 साल के बीच में जो भी हम लोग पढ़ेंगे इतिहास को, वो हम लोग का होता है तुगलक वंश का काल होता है। ओके, तो क्या होता है, सर्वप्रथम नहर निर्माण कार्य किसके कार्यकाल में होता है? तो ये होता है हम लोग का गयासुद्दीन तुगलक के कार्यकाल में होता है। बात क्लियर? फिर क्या होता है, ये जो है तेलंगाना विजय के लिए किसको भेजता है? जोना खान को भेजता है। कौन है भाई जोना खान? जोना खान है मोहम्मद बिन तुगलक है। बात यहाँ तक क्लियर हो चुका है? जल्दी से इसको लिख लीजिए। ठीक है, जल्दी से लिखिए, कुछ अगर डाउट होगा तो पूछ सकते हैं। अब चलिए, अब हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में? मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। बहुत छोटा सा टॉपिक है ये, आधा घंटा में कंप्लीट हो जाएगा। ओके, बस तीन राजा के बारे में ही पढ़ना है। तो इसके बारे में तो इतना छोटा सा है, इसको तो पढ़ने का जरूरत भी नहीं था, कुछ भी नहीं किया है। बस क्या था, इसके समय में सर्वप्रथम नहर निर्माण कार्य शुरू हुआ था। ओके, यहाँ तो समझ में आ गया है। अब क्या करेंगे, अब हेडिंग दीजिएगा आप लोग मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, हेडिंग दीजिएगा क्या? मोहम्मद बिन तुगलक, MBT। ठीक है, MBT दीजिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। आप लोग MBT मत लिखिएगा, आप लोग लिखिएगा मोहम्मद बिन तुगलक। ओके, तो देखिए आप लोग जानते होंगे कि हिस्ट्री में, ओके, हिस्ट्री में जो है पागल सम्राट किसे कहा जाता है? तो हम लोग जानते हैं कि पागल सम्राट हम लोग कहते हैं मोहम्मद बिन तुगलक को कहते हैं। ओके, क्यों कहते हैं सब कुछ बताया जाएगा। क्या कहते हैं? मोहम्मद बिन तुगलक को जो है क्या कहते हैं, इसे पागल सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। पागल सम्राट के नाम से क्या कहते हैं, इसे जो है पागल सम्राट के नाम से जाना जाता है। लेकिन अब क्वेश्चन पूछेगा कि भाई पागल सम्राट के नाम से क्यों जानते हैं, ये हम लोग को पूछा जा सकता है। ओके, तो इसका 2-3 कारण है, उस कारण को हम लोग देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहला कारण क्या था? पहला कारण था कृषि पर टैक्स। कृषि टैक्स का मतलब क्या हो रहा है, यानी कि आप लोग जो है जो भी कृषि करते हैं, जो भी खेत उत में कुछ फसल उसल जोते हैं किसान, तो उन पर जो है ये टैक्स लगता था। तो क्या हो गया था उस समय, यानी कि जिस समय तुगलक, यानी कि जो MBT जो बना था, राजा बना था, मोहम्मद बिन तुगलक जब राजा बना था, उस वक्त क्या हुआ था, उस वक्त जो है बहुत अधिक अकाल पड़ गया था। ओके, बारिश वैसे नहीं हुआ था, तो क्या हो गया था, पूरा कृषि एकदम जो भी फसलें थी सब बर्बाद हो गया था। ओके, तो आप लोग सोचिए, मान लीजिए कि अगर आप लोग का खेत में कुछ भी बारिश नहीं हुआ, गर्मी का दिन है, तो क्या होता है, जितना भी फसल होता है सब बर्बाद हो जाता है। ओके, तो इस समय क्या करता है, इस समय मोहम्मद बिन तुगलक को क्या करना चाहिए, इसको करना चाहिए कि टैक्स में कुछ कमी किया जाए ताकि किसानों को कुछ राहत मिले। ये करना चाहिए ना। मान लेते हैं कि अगर आप लोग का खेत में कुछ धान उन लगाए हैं, ओके, और बारिश ही नहीं हुआ तो क्या होगा, या फिर बहुत अधिक बारिश हो गया तो क्या हो गया, या आप तो देखिए, या तो कम बारिश होना या फिर बहुत अधिक बारिश होना, दोनों ही क्या करता है, फसल को बर्बाद करता है। ओके, तो इस प्रकार में जब भी इस बात होता है तो हम सरकार को क्या करना चाहिए, सरकार को जो है टैक्स कम लेना चाहिए। लेकिन ये पगला क्या करता है, ये पगला जो है कृषि में टैक्स बढ़ा देता है। क्या करता है, कृषि टैक्स और इंक्रीज कर देता है, जिसके कारण क्या होता है, जिसके कारण जो है मोहम्मद बिन तुगलक का बहुत विरोध होने लगता है। वहाँ के जो जनता थे, जनता लोग क्या किए, जनता लोग जो है इसका विरोध करने लगे। ओके, जिसके कारण क्या होता है, जिसके कारण बाद में क्या करता है, बाद में जो है मोहम्मद बिन तुगलक कृषि टैक्स पर लगे एक्स्ट्रा टैक्स को हटा देता है, कम कर देता है। ठीक है, यानी कि जैसे पहले देता था वैसे ही दो, यानी कि जो पहले जो ज़्यादा बढ़ा दिया था उसको कम करने के लिए उसको करना पड़ता है। ठीक है, उसको कम करना पड़ता है। तो बात क्लियर हो गया, कृषि टैक्स पर वो कानून लगाया था। फिर दूसरा क्या था, दूसरा था ये जो था, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक जो था अपने समय में, यानी कि उस समय क्या होता था, चांदी का सिक्का चलता था। तो ये क्या किया, चांदी के सिक्के के बदले
चांदी के सिक्के के बदले तांबे का सिक्का का चलन कराया। इसका मतलब क्या हुआ? आप लोग पूछेंगे कि भाई इसके लिए उसको पागल सम्राट क्यों कहेंगे? ठीक है, देखिए क्यों कहेंगे, ध्यान से देखिए। क्या हो गया था, जब मोहम्मद बिन तुगलक राजा बना था तो उनके डायनेस्टी में क्या हो रहा था, चांदी के सिक्का का यूज होता था। कुछ भी सामान खरीदिएगा तो किसका यूज होता था? चांदी के सिक्के का। लेकिन जैसे ही जो है मोहम्मद बिन तुगलक, ओके, ये क्या बनता है, राजा बन जाता है, तो क्या करता है, ये जो है चांदी के सिक्के के बदले क्या करता है, तांबे का सिक्का का चलन करता है। यानी कि अब वो बोल दिया कि भाई अभी जो है चांदी का सिक्का का यूज नहीं किया जाएगा, अब किसका यूज करेंगे, अब हम लोग जो है तांबा के सिक्का का यूज करेंगे। तो इससे क्या होता है, इससे जो होता है, जो बहुत चालाक टाइप का लोग होते हैं, ओके, जो या फिर जो लोहे का जो काम करता है, जो आप लोग जानते होंगे लोहे को क्या करता है, लोहे को जो है गलाता होगा, ठीक है, गला उला के कुछ भी चीज़ बनाता होगा। तो वैसे लोग क्या करने लगे, वैसे लोग जो है, जो उन लोग के पास तांबा रहता था, ठीक है, जो उन लोग के पास तांबा रहता था, वही जो है डुप्लीकेट पैसा या फिर डुप्लीकेट सिक्का जो है वो लोग निकालने लगे। कौन निकालने लगे? बहुत सारे व्यापारी लोग थे, बहुत सारे चालाक लोग थे उस वक्त के। तो वे लोग क्या करने लगे, वे लोग जो है नकल करने लगे। किसका नकल करने लगे? जो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में जो भी तांबे का सिक्का चल रहा था, उसी का हुबहू डुप्लीकेट जो है सिक्का का चलन होना शुरू हो गया। ठीक है, अभी भी आप लोग जानते होंगे, आप लोग सुनते भी होंगे न्यूज़ में कि बहुत सारे जो है क्या होता है, फेक करेंसी आ जाता है इंडिया में भी। ओके, तो इसमें भी क्या होता है, इसमें भी जो है फेक करेंसी आ गया था, जिसके कारण किसको लॉस हो रहा था, जिसके कारण जो है मोहम्मद बिन तुगलक को लॉस हो रहा था। कैसे लॉस नहीं होगा? मान लेते हैं कि सभी कुछ भी हमको चीज़ खरीदना है, ठीक है, कोई भी चीज़ हमको खरीदना है, और अगर हम खुद का पैसा अगर हम क्या बनाने लगे और जाके खरीदने लगे, तो हमको कुछ भी काम करने की ज़रूरत होगा क्या? नहीं ज़रूरत होगा। क्यों? क्योंकि हम जो है क्या कर रहे हैं, हम जो है पैसा खुद से बना रहे हैं। डुप्लीकेट पैसा क्या कर रहे हैं, डुप्लीकेट पैसा हम खुद से बना रहे हैं और जाकर हम बाज़ार में दे रहे हैं, और बाज़ार से क्या कर रहे हैं, बाज़ार से सामान लेकर आ रहे हैं। फिर बाद में जब चेकिंग होता था तब पता चलता था उन लोग को कि ये सिक्का और वो सिक्का जो है दोनों में कुछ डिफरेंस है, लेकिन बहुत कम डिफरेंस पाया जाता था। जिसके कारण क्या हो गया, जिसके कारण जो है मोहम्मद बिन तुगलक को बहुत क्या होने लगा, घाटा लगने लगा। फिर क्या करता है, फिर जो है ये क्या करता है, फिर से वो तांबे का सिक्का को क्या करता है, हटा करके पुनः चांदी का सिक्के का चलन कराता है। ठीक है, एक बात ध्यान रखिएगा कि मोहम्मद बिन तुगलक जो है बहुत ही इंटेलिजेंट आदमी था, बहुत इंटेलिजेंट था। इसके जैसे पढ़ा लिखा जो राजा था, मतलब दिल्ली सल्तनत में कोई नहीं था। ठीक है, बहुत पढ़ा लिखा था ये मोहम्मद बिन तुगलक जो बहुत पढ़ा लिखा था। लेकिन क्या था, पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी ये मतलब जो खुरपाती दिमाग लगाता था ज़्यादा, मतलब ऐसे दिमाग लगाता था जो मतलब सक्सेस नहीं हो पाएगा। ठीक है, इस टाइप का वो मतलब दिमाग लगाता था, कुछ एक्स्ट्रा करना चाहता था ये। ओके, डाइवर्जेंट थिंकिंग था इसका, तो इस कारण शायद ये फेल हो गया था। लेकिन काम सही करना चाहता था, लेकिन कुछ गलती हो जा रहा था इसके लिए। ओके, तो ये जो है सक्सेस नहीं हो पा रहा था, तो ये हो गया। फिर तीसरा जो है, जो इसका सबसे मेन कारण बोला जाता है, सबसे मेन कारण जो है, ठीक है, क्या है कि ये जो है अपना राजधानी का स्थानांतरण कराता है। क्या करता है? राजधानी का स्थानांतरण। राजधानी स्थानांतरण का मतलब क्या है, तो ध्यान से देखिए। पहले जो है, देखिए हम अभी क्या पढ़ा रहे हैं आप लोग को, आप लोग हम पढ़ा रहे हैं दिल्ली डायनेस्टी पढ़ा रहे हैं। ठीक है, दिल्ली साम्राज्य के बारे में पढ़ा रहे हैं। तो दिल्ली साम्राज्य का राजधानी क्या होगा, तो इसका राजधानी बेशक दिल्ली ही होगा। ओके, तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भी क्या था कि इनका जो राजधानी था क्या था, वो था दिल्ली। लेकिन ये पगला क्या करता है, अपना राजधानी दिल्ली को, ठीक है, दिल्ली को हटा करके क्या करता है, दिल्ली को हटा करके दौलताबाद कर देता है। क्या करता है, दौलताबाद कर देता है। फिर क्या करता है, ये बोलता है कि भाई अब से दिल्ली राजधानी नहीं रहेगा, क्या रहेगा, दौलताबाद रहेगा। तो चलो मेरे साथ सभी लोग क्या करो, दौलताबाद चलो। फिर इसके सभी पीछे पीछे क्या करता है, पीछे पीछे जो है गर्मी के समय था, बहुत गर्मी था, क्या करता है, पूरा 2-3 महीना तक पूरा एकदम चलता है, क्योंकि उस वक्त तो बस उस तो ना था, एरोप्लेन तो ना था। तो क्या होता था, ये जो है अपने साथ साथ बहुत सारे सैनिक और क्या गया, और जो है बहुत सारे व्यापारी हो गया, बहुत सारे लोगों के साथ क्या करने लगे, ये जो है दौलताबाद शिफ्ट हो गए। तो जैसे वो पहुँच कर देख रहा है कि आधा से अधिक आदमी वहाँ पर पहुँचा ही नहीं है, तो वो पूछता अपना सैनिक को कि क्या हुआ भाई, हम इतना लोग तो मेरे साथ आ रहा था, तो क्या हो गया। तो उनका सैनिक कहते कि सरकार सभी लोग, बहुत लोग तो मर गए, गर्मी से मर गए। ठीक है, तो फिर क्या कहता, अच्छा मर गए तब तो यहाँ तो कोई आदमी नहीं रह पाएगा, चलो फिर से जाते हैं, दिल्ली जाते हैं। तो यानी कि ये क्या किया था, ये जो है राजधानी को मतलब बार बार परिवर्तन किया था। पहले क्या किया, पहले जो है दिल्ली से दौलताबाद किया, फिर क्या किया, फिर पुनः दौलताबाद से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया। ओके,
तो इस प्रकार से ये काम किया था। तो इसी कारण यानी कि राजधानी स्थानांतरण के कारण इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है पागल सम्राट कहा जाता है। बात क्लियर हो गया? क्या हो गया था, ये जो है ये सोचा कि भाई हम क्या करेंगे, हम जो है राजधानी चेंज कर देंगे। एक राजधानी कितना दिन तक रहेगा, तो यही सोच के क्या किया, यही सोच के ये जो है अलग राजधानी बना दिया। लेकिन राजधानी बनाने के समय क्या हो गया, उसको तो क्या करना पड़ेगा, नया राजधानी उसको आना पड़ेगा। तो उसके साथ साथ कुछ अलग लोग को भी ले आ रहा था, लेकिन रास्ते में लोग का मौत हो गया था, फिर से उसको चेंज किया तो फिर से आदमी मर गया। ओके, तो इस प्रकार से ये काम किया था। ओके, क्या बात क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बताइएगा। समझ में आ रहा है ना? अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए। अब देखिए ये 3 पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट देखिए, आप लोग को जो नोट्स दिया गया है उसमें सब कुछ लिखा गया है, ठीक है, उसको देख लीजिएगा एक बार। चौथा पॉइंट क्या है, चौथा पॉइंट है खुरासान आक्रमण। क्या है भाई, खुरासान आक्रमण। अब आप लोग बोलेंगे खुरासान आक्रमण क्या है, तो खुरासान एक जगह का नाम है। क्या है, खुरासान जो है एक जगह का नाम है, और ये जगह कहाँ पर है, ये जगह जो है ईरान में है। तो क्या था कि मोहम्मद बिन तुगलक का, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक का जो है खुरासान के राजा के साथ दुश्मनी था, ठीक है, उसके साथ दुश्मनी था। और मोहम्मद बिन तुगलक जो है खुरासान पर आक्रमण करना चाहता था। ध्यान से सुनिएगा, क्या था कि खुरासान पर कौन आक्रमण करना चाहता था, खुरासान पर जो है मोहम्मद बिन तुगलक आक्रमण करना चाहता था। जिसके कारण ये क्या किया, ये जो है करीबन 3 लाख सैनिक को 3 लाख सैनिक नियुक्त किया। क्या किया, 3 लाख सैनिक जो है नियुक्त कर लिया, ठीक है। अब भाई सैनिक रहेगा तभी ना लड़ाई कर पाएगा, युद्ध कर पाएगा। तो क्या किया, ये जो है 3 लाख सैनिक को क्या कर लिया है, नियुक्त कर लिया लड़ाई करने के लिए। और क्या किया, सभी 3 लाख सैनिक को 1 साल का एडवांस पैसा दे दिया। क्या किया, 3 लाख सैनिक को क्या किया, 3 लाख सैनिक को जो है एडवांस में क्या किया, सभी को पैसा दे दिया, ठीक है। और क्या करने लगा, और जो है युद्ध की तैयारी करने लगा। बात क्लियर, सभी सैनिक भी पूरा क्या थे, पूरा एकदम थे कि भाई हम लोग लड़ाई करेंगे एकदम। ओके, खुरासान में जाकर आक्रमण करेंगे, केवल राजा खाली ऑर्डर दे दे, हम लोग जाके क्या करेंगे, हम लोग जाके जो है लड़ाई कर देंगे। लेकिन क्या करता है ये भकलोल, क्या करता है, खुरासान जा करके जो ईरान का जो राजा था उसके साथ क्या करता है, उसके साथ जो है संधि कर लेता है और दोस्ती का हाथ बढ़ा लेता है। यानी कि पहले वो उसके साथ दुश्मनी था, लेकिन उसके बाद क्या करता है, उसके बाद जो है उसके साथ जाके क्या करता है, दोस्ती कर लेता है, ठीक है। तो आप लोग सोचिए कि 3 लाख सैनिक को जो पेमेंट किया होगा तो कितना रुपया गया होगा, खर्चा तो हुआ होगा। तो खर्चा भी किया और युद्ध में वो भाग भी नहीं लिया। तो क्या जरूरत था, अगर दोस्ती करना था तो पहले जाकर दोस्ती कर लेता। 3 लाख सैनिक को रख करके 1 साल का, 1 दिन 2 दिन 1 महीना का नहीं, डायरेक्टली 1 साल का जो है पेमेंट उसको कर दिया कि भाई तुमको क्या करना है, युद्ध करना है, युद्ध में तुमको लड़ना है, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या करते हैं, इसलिए भी ये जो है डिसीजन जो लिया था ये पूरा उल्टा पुल्टा लेता था। ओके, तो खुरासान आक्रमण पर युद्ध करना चाहता था, लेकिन कर पाया क्या, नहीं कर पाया। क्या करता है लास्ट में जो है खुरासान के जो राजा थे उसके साथ क्या करता है, उसके साथ जो है मैत्री संबंध कर लेता है। ओके, दोस्त बन जाता है। ओके, क्या यहाँ तक बात क्लियर हो चुका है। इस कारण इसे क्या कहते हैं, इस कारण जो है मोहम्मद बिन तुगलक को पागल सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। जल्दी से इसको लिख लीजिए, जल्दी से इसको लिखिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जल्दी से लिखिए। चलिए इसको मिटाते हैं, ठीक है। और भी कुछ बात चीज़ें हैं उसको भी देखना है। देखिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है किसके काल में, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। क्या बनता है, ध्यान से देखिएगा अभी। देखिए मोहम्मद बिन तुगलक के समय में क्या होता है कि मोरक्को एक देश का नाम है। तो मोरक्को का एक यात्री होता है, उसका नाम होता है इब्न बतूता, ठीक है। याद रखिएगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है,
बहुत बार क्वेश्चन में आया है। मोरक्को का यात्री कौन था भाई? इब्न बतूता। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल के समय, ठीक है, शासन के समय कौन आया था? तो मोरक्को का यात्री जो है इब्न बतूता आता है। ओके, और इनका, ठीक है, इनका बुद्धि देख करके, यानी कि इब्न बतूता जो है ये बहुत बुद्धिमान था, तो इनका जो है बुद्धि देख करके क्या करता है मोहम्मद बिन तुगलक जो है इसे, यानी किसे, इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त करता है। क्या करता है? दिल्ली का, ठीक है, दिल्ली का काजी, दिल्ली का काजी नियुक्त करता है। ओके, दिल्ली का क्या करता है? दिल्ली का जो है काजी नियुक्त करता है। अब पूछे काजी का मतलब क्या होता है? काजी का मतलब होता है जज होता है। जज जानते हो ना, सुप्रीम कोर्ट का जज होता है, हाई कोर्ट का जज होता है। तो किसको वो नियुक्त करता है? इब्न बतूता को करता है। ठीक है, तो अगर पूछेगा कि बताइए, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आया है, आपको पूछेगा कि बताइए मोहम्मद बिन तुगलक के समय कौन सा यात्री जो है इसके शासन समय काल में आया था, दरबार में आया था, तो क्या हो जाएगा? तो हम लोग इसका आंसर बोलेंगे कि इब्न बतूता आया था। कहाँ का था ये जो था ये मोरक्को का था, मोरक्को का निवासी था। ओके, इसे क्या करता है? इसका बुद्धिमत्ता को देख करके इसे जो है दिल्ली का काजी नियुक्त करता है, यानी कि दिल्ली का जज नियुक्त करता है। ओके, फिर क्या होता है कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय में, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में क्या होता है कि दक्षिण भारत का 2 राज्य बन जाता है। ठीक है, 2 राज्य का निर्माण होता है, 2 राज्यों का निर्माण, 2 राज्यों का निर्माण। ठीक है, कौन कौन सा भाई? एक होता है बहमनी साम्राज्य, ठीक है, क्या होता है? मोरक्को का यात्री इब्न बतूता इसके समय में आता है। अब देखिए ये पॉइंट को देखिए, ये क्या होता है कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय में क्या होता है कि उस वक्त, ठीक है, उस वक्त जो है 2 राज्य का निर्माण होता है। और ये जो राज्य होता है कहाँ का होता है? ये जो है कर्नाटक एरिया का होता है। ठीक है, कर्नाटक का होता है। तो क्या होता है इसमें 2 साम्राज्य बनता है। कौन कौन सा साम्राज्य? एक होता है बहमनी साम्राज्य, इसका संस्थापक का नाम क्या था? इसका संस्थापक का नाम है हसन गंगू। ओके, जब हम लोग पढ़ेंगे ये वाला भी पढ़ेंगे हम लोग। ओके, जैसे दिल्ली सल्तनत खत्म होगा हम लोग इसको पढ़ेंगे। देखिए एक्चुअली तो तुगलक वंश के बाद हमको ये पढ़ाना चाहिए था, ठीक है, लेकिन ये जो है जो जो बहमनी साम्राज्य और जो विजयनगर साम्राज्य है ये लेकिन दिल्ली सल्तनत का नहीं है। तो अगर इसको अगर हम लोग बीच में डाल देंगे तो वो खराब हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए पहले क्या करेंगे हम लोग जो है दिल्ली डायनेस्टी खत्म करेंगे, फिर डायरेक्टली हम लोग पढ़ेंगे किसको? बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य को देख लेंगे। ओके, किस प्रकार से होगा। तो क्या हो गया? बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ये थे हसन गंगू। ओके, और विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक का नाम अगर पूछेगा तो क्या बोलेंगे? तो हम लोग बोलेंगे हरिहर और बुक्का। ठीक है, ये दोनों अलग अलग है, दोनों भाई था। ओके, हरिहर और उसके बाद बुक्का होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लिए। तो 2 राज्य का निर्माण कौन कौन सा हुआ था? एक होता है बहमनी साम्राज्य, यानी कि ये किसके संस्थापक, इसका संस्थापक का नाम हसन गंगू, और विजयनगर साम्राज्य हरिहर और बुक्का। तो देखिए अगर देखा जाए, मानते हैं कि ये मतलब भारत है, ठीक है, ये भारत है, भारत का दक्षिण भारत है। तो अगर ये ऊपर वाला क्या था? ऊपर वाला भाग, ये वाला भाग, ठीक है, ये विजयनगर साम्राज्य था। और ये वाला भाग क्या था? ये वाला जो भाग था, ये वाला भाग क्या था? ये वाला भाग हम लोग का बहमनी साम्राज्य हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऊपर वाला क्या था? ऊपर वाला विजयनगर, नीचे वाला क्या था? बहमनी। ठीक है, तो ये वाला चीज़ को हम लोग को याद रखना है। ओके, तो इसको हम लोग जो है बहमनी राज साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य को बाद में देखेंगे। ठीक है, इसको लिख लीजिए।
चलिए लिख लिए जल्दी से, फिर चलिए ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसके बारे में हम लोग बहुत अच्छे से देख लिए हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं। ओके, आगे देखिए, अब किसके बारे में पढ़ेंगे? अब हम लोग पढ़ेंगे फिरोज शाह तुगलक के बारे में पढ़ेंगे। ओके, मोहम्मद बिन तुगलक पढ़ लिए, सब कुछ समझ में आ गया आप लोग को? अब हेडिंग दीजिएगा। देखिए, अब देखिए फिरोज शाह तुगलक के बारे में पढ़ेंगे। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में देख लिए हैं, अब किसके बारे में पढ़ेंगे? अब हम लोग पढ़ेंगे फिरोज शाह तुगलक के बारे में। तो देखिए, फिरोज शाह तुगलक जो था, ये कौन था? ये जो है मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था। क्या भाई था? चचेरा भाई था, यानी कि चाचा का बेटा था। कौन? फिरोज शाह तुगलक। देखिए, हम आपको जो है पहला क्लास में, जब हम हिस्ट्री का भी कुछ दिन पहले अभी जो स्टार्ट शुरू किए थे, ओके, तो इसमें हम आप लोग को बोले थे जजिया कर के बारे में आप लोग को पढ़ाए थे नहीं पढ़ाए थे? पढ़ाए थे। तो उस वक्त हम आपको बोले थे कि सबसे पहला जो है जजिया कर कौन लागू किया था? तो ये लागू किया था मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। तो कितने लोगों को जो है ये छूट दिया था जजिया कर से? तो हम बोले थे 6 प्रकार के लोगों को छूट दिया था। कौन कौन से पता था? एक था ब्राह्मण हो जाएगा, महिला हो जाएगा, बच्चा हो जाएगा, ठीक है, बूढ़ा हो जाएगा, अनाथ हो जाएगा और विकलांग हो जाएगा। 6 टाइप के बच्चों को, ठीक है, 6 टाइप के लोगों को मतलब राहत दिया था जजिया कर से। लेकिन फिरोज शाह तुगलक क्या करता है? फिरोज शाह तुगलक जो है जैसे ये राजा बनता है तो ये जो है जजिया कर में कुछ सुधार करता है। क्या करता है? जजिया कर में कुछ सुधार करता है, और सुधार करते हुए क्या करता है? ब्राह्मणों को क्या करता है? जजिया कर से क्या करता है? जजिया कर इसमें पे लागू कर देता है। क्या करता है? ब्राह्मणों पर जजिया कर लागू करता है, ठीक है। जजिया कर क्या करता है? लागू करता है, ठीक है। क्या, किस पर? फिरोज शाह तुगलक के समय में क्या करता है? ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लागू करता है। ओके, अच्छा, कल हम आप लोगों को क्या बताए थे अलाउद्दीन खिलजी के समय में? आप लोग बताइए, अगर कितना याद है हम आप लोग को देखते हैं, ठीक है। बताइए कि अलाउद्दीन खिलजी के समय में कितने प्रकार का टैक्स के बारे में बात किया गया था? बताइए, याद है कि नहीं? देखते हैं अभी हम, क्या आप लोग को याद है अलाउद्दीन खिलजी के समय में कितने प्रकार के टैक्स के बारे में बात किया गया था? बताइए जल्दी, कितने प्रकार का था? 2 प्रकार का, 3 प्रकार का, 4, 5, 6, 7, कितना प्रकार का था? तो देखिए, आप लोग याद होना चाहिए, सब याद करके रखिए, ठीक है। तो कितने प्रकार का था? 6 प्रकार का था। कौन कौन सा था? तो पहला था जजिया, जकात, ठीक है। फिर क्या था? खराज, खुम्स, चरी, घरी, ठीक है। ये कितना था? ये जो है 6 प्रकार का था। और कृषि पर कितना टैक्स था? तो कृषि पर जो है 50% टैक्स था, ठीक है। ये सब याद रखिएगा, ये सब इंपॉर्टेंस है। ओके, तो ब्राह्मणों पर जजिया कर कौन लागू किया था? तो ब्राह्मणों पर जो है जजिया कर वो लागू कौन किया? फिरोज शाह तुगलक ने किया। बात क्लियर हो गया? यहाँ तक बात क्लियर हो गया ना? अब अगर आपको पूछे कि नहरों का सर्वाधिक जाल इनके समय में हुआ, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हुआ कि फिरोज शाह तुगलक के समय में क्या हो गया? नहरों का सर्वाधिक विस्तृत हुआ, यानी कि नहर जो है बहुत अधिक हो गया इसके समय में। ओके, तो देखिए आपको 2 प्रकार का क्वेश्चन पूछेगा। अगर पूछे कि भाई बताइए कौन सबसे पहले जो है नहर निर्माण का काम शुरू किया था, तो क्या हो जाएगा? फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा, नहीं सॉरी, क्या हो जाएगा? गयासुद्दीन तुगलक हो जाएगा। और फिरोज शाह तुगलक क्या था? ये जो है सर्वाधिक जाल इसके समय में हुआ था। बात क्लियर? क्या यहाँ तक बात क्लियर हो चुका है? हो गया? बात क्लियर हुआ? कुछ डाउट है तो पूछिएगा। अब देखिए, अब क्या होता है कि इनके समय, किसके समय? फिरोज शाह तुगलक के समय क्या होता है? इनके समय जो है 900 शहरों की स्थापना होती है। 900 शहरों की स्थापना होती है। और क्या होता है? और जो है 1200
बगीचा बनाता है, बगीचा का निर्माण। ठीक है, तो फिरोज शाह तुगलक के समय में देखिए क्या क्या होता है कि ब्राह्मणों पर क्या करता है, जजिया कर लागू करता है, बात क्लियर। फिर क्या होता है, नारों का सर्वाधिक जाल इनके समय में होता है। फिर क्या होता है, 900 से अधिक शहरों की स्थापना होती है और 1200 से अधिक क्या होता है, बगीचों का निर्माण कराता है। ये बात क्लियर हो चुका है यहाँ तक? यहाँ तक बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बात क्लियर है? अब चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। क्या होता है देखिए, अब फिरोज शाह तुगलक जो होता है ये क्या कहता है, ये जो ना अशोक का, ठीक है, अशोक का टोपरा तथा मेरठ का स्तंभ देखिए इस पॉइंट को देखिए ध्यान से, क्या लिखा गया है कि इसने जो है कौन, फिरोज शाह तुगलक जो है अशोक का टोपरा तथा मेरठ का स्तंभ को, यानी कि दो दो स्तंभ था, कौन था स्तंभ था, एक था टोपरा का स्तंभ और एक था मेरठ का स्तंभ। ठीक है, आप लोग जानते होंगे स्तंभ क्या होता है। तो अशोक क्या क्या था, अशोक के समय में आप लोग जानते होंगे कि बहुत सारे ये स्तंभ बनाया था। ओके, उसमें से जो है एक टोपरा का स्तंभ था और एक था मेरठ का स्तंभ को कौन ले आया, ये जो है फिरोज शाह तुगलक जो है उसको उठा कर ले आया, उखाड़ करके ले आया और कहाँ पर रख दिया, ये जो है दिल्ली में इसको स्थापित कर दिया। ठीक है, और एक पॉइंट देख लीजिए कि फिरोज शाह तुगलक के समय में जो है सबसे अधिक दास था, दास मतलब समझते ना कि उसका जो है काम उम करता था, नौकर चाकर जिसे कहते हैं, सबसे अधिक दास इसके कार्यकाल के समय था। ठीक है, सबसे अधिक दास, सबसे अधिक दास किसके समय में था, तो सबसे अधिक दास जो है ये फिरोज शाह तुगलक के समय में था। बात क्लियर हो गया? तो यहाँ तक बात क्लियर हो चुका है, फिरोज शाह तुगलक के बारे में यहाँ पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, जल्दी से इसको लिख लीजिए, लिख लीजिए, फिर इसको मिटाते हैं, फिर हम लोग आगे देखते हैं। ख़त्म हो गया बस, और 2-3 मिनट का है। कल क्या करेंगे, कल हम लोग जो है और 2 डायनेस्टी को हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, सैयद डायनेस्टी और एक लोधी डायनेस्टी बाकी है ना, इसको देख लेंगे हम लोग। लिख लिए? ठीक, अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं, इसको मिटा रहे हैं अभी। बस इसको समझते जाइए, फिर नोट्स में अगर एक्स्ट्रा जानकारी चाहिए तो नोट्स में भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, नोट्स में एक्स्ट्रा चीज़ है, उसको भी आप लोग पढ़ सकते हैं, लेकिन आप लोग के लिए जो है एग्ज़ाम के लिए इतना ही काफ़ी है, इतना ही काफ़ी है। लेकिन अगर आप लोग नॉलेज लेना चाहते हैं तो नोट्स देख सकते हैं वो। ओके, लेकिन जितना बताया जा रहा है वो काफ़ी है आप लोग के लिए, टेट में उतना ही आएगा, उससे बाहर नहीं आएगा। ओके, अब चलिए नसीरुद्दीन मसूद, ये कौन था भाई, ये जो है ना अंतिम शासक था, अंतिम शासक। ठीक है, किसका, तुगलक डायनेस्टी का ये अंतिम शासक था, कौन, नसीरुद्दीन मसूद। ठीक है, नसीरुद्दीन मसूद कौन था, नसीरुद्दीन मसूद जो था ये है हम लोग का अंतिम शासक है, किसका, तुगलक डायनेस्टी का अंतिम शासक था। इसके समय में क्या होता है, इनके समय में तैमूर लंग जो है इस पर आक्रमण कर देता है। कौन आक्रमण करता है इस पर, कौन आक्रमण करता है, तैमूर लंग। तैमूर लंग क्या करता है, इस पर आक्रमण कर देता है। ठीक है, और आक्रमण करने के बाद क्या करता है, आक्रमण करने के बाद जो है तैमूर लंग क्या करता है, इसका एक आदमी, इसका नाम क्या था, उसका नाम है खिज्र खां। खिज्र खां को क्या करता है,
दिल्ली का सूबेदार घोषित करता है, सूबेदार घोषित करता है। ठीक है, ध्यान से देखिए क्या बोला जा रहा है। क्या करता है, नसीरुद्दीन मसूद के समय में कौन आक्रमण करता है, तैमूर लंग आक्रमण करता है, और आक्रमण करने के बाद क्या करता है, इसको हरा देता है, नसीरुद्दीन मसूद को हरा देता है। और ये क्या करता है, ये जो है खिज्र खां को, ठीक है, खिज्र खां को क्या करता है, दिल्ली का सूबेदार घोषित कर देता है। क्या करता है, दिल्ली का सूबेदार घोषित कर देता है। और बाद में क्या होता है, और बाद में जो है खिज्र खां जो होता है, ये किसको, ये जो है नसीरुद्दीन मसूद को क्या करता है, मार देता है। और क्या करता है, और जो है दिल्ली डायनेस्टी पर बैठ जाता है और अपना एक नया वंश चालू करता है, जिसका नाम क्या रहता है, जिसका नाम होता है सैयद वंश। क्या रहता है, सैयद वंश। इसके बारे में जानकारी हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर आपको पूछा जाएगा कि तुगलक वंश का आखिरी शासक कौन था, तो क्या हो जाएगा, नसीरुद्दीन मसूद हो जाएगा। ठीक है, इसको कौन मारता है, इसको जो है खिज्र खां क्या करता है, उसको मार देता है। मारने के बाद क्या करता है, उसका राजगद्दी वो हत्या लेता है और अपना एक नया वंश का शुरुआत करता है, जिसका नाम क्या रहता है, जिसका नाम रहता है सैयद डायनेस्टी रहता है। तो सैयद डायनेस्टी का जो है संस्थापक क्या कहेंगे, तो सैयद डायनेस्टी का जो संस्थापक है उसका नाम होगा खिज्र खां होगा। बात क्लियर। तो आज के हम लोग क्लास में इतने ही हम लोग देखते हैं। तुगलक वंश हम लोग कंप्लीट हो चुका है। ओके, 1320 से 1414 के समय था। डेट इंपॉर्टेंस नहीं है, इंपॉर्टेंट ये सब चीज़ें, तो इसको ध्यान से रखना है। ओके, तो चलिए आज हम लोग इतना ही रखते हैं। फिर कल फिर से 5 बजे से क्लास होगा आप लोग का। कल हम लोग पूरा दिल्ली सल्तनत को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद दिन हम लोग जो है विजयनगर और बहमनी साम्राज्य को देख लेंगे। ओके, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। सभी का धन्यवाद। जय हिंद।